10 साल पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने संसद में एक बयान दिया था कि अगर इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वो नक्सलिज्म, माओइज्म, जिसे हम नक्सलवाद या माओवाद के नाम से जानते हैं, वो है। और ये 2004 का वो दौर था जब पूरा का पूरा भारत, लगभग जंगलों के एरिया की हम बात कर रहे हैं, जो रेड कॉरिडोर से कहीं ना कहीं बुरी तरीके से अफेक्टेड था। नक्सलिज्म और एक्सट्रीम लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी ने भारत के रूरल एरियाज को, ट्राइबल एरियाज को और फॉरेस्ट एरिया को पूरी तरीके से तबाह करना शुरू कर दिया था। लेकिन 2004 से आते आते आज 2024 तक हमें नक्सलिज्म में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। 90s के डेकेड में जितने जिले या जितने जंगल का एरिया नक्सलिज्म के अंडर आता था, उन टोटल एरियाज और डिस्ट्रिक्ट का 90% रेशो पूरी तरीके से नक्सलिज्म से फ्री हो चुका है और सिर्फ 10% एरिया ही कुछ ऐसे बचे हैं सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के, जो दंडकारण्य रीजन के अंडर आते हैं, जहां पर नक्सलिज्म आज भी आपको एक्टिव देखने को मिलता है। लेकिन अब वक्त आ चुका है, वो एरिया जो कभी नक्सलिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे या वो एरिया जो आज थोड़े बहुत नक्सलिज्म से प्रभावित हैं, अब हमें वहां पर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लानी होगी, वहां पर हमें डेवलपमेंट को उसके पीक पर पहुंचाना होगा। और इसी डेवलपमेंट के पीक पर पहुंचाने की जो कोशिश है वो अब छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ का एक जिला बस्तर, जो अपने नक्सलिज्म के लिए काफी ज्यादा कुख्यात है, अब उस बस्तर जिले से नक्सलिज्म को वैसे तो काफी हद तक न्यूट्रल कर दिया जा चुका है, खत्म किया जा चुका है, लेकिन अब इस बस्तर डिस्ट्रिक्ट को सेंट्रल इंडिया के टूरिस्ट कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाएगा। और यहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह ऑफिशियल बयान दिया है कि अब छत्तीसगढ़ को भारत में नक्सलिज्म नहीं लेकिन टूरिज्म के लिए जाना जाएगा। तो किस तरीके से यहां पर सरकार नक्सलाइट प्रभावित एरियाज को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से वहां पर पैसे लाने जाने की कोशिश की जा रही है, नक्सलिज्म को किस तरीके से खत्म किया गया, नक्सलिज्म की कहानी कैसे शुरू हुई थी और किन किन इलाकों को प्रभावित किया था इस पर्टिकुलर एक्सट्रीम आइडियोलॉजी ने, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव देपानी। तो यहां पर छत्तीसगढ़ के जो यहां पर सीएम हैं, उन्होंने बेसिकली कहा है कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट को यहां पर अब टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा डेवलप किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है दिया है। अब आप सबसे पहले यह समझने की कोशिश करिए कि क्या बस्तर में सच में ऐसा कुछ है कि क्या उसे टूरिज्म के नाम पर बहुत ज्यादा डेवलप किया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल ऐसा कुछ है। और वो एग्जैक्टली क्या है? बस्तर जो है वो घने जंगलों से यहां पर पूरी तरीके से घिरा हुआ है, यानी कि दंडकारण्य फॉरेस्ट के रीजन के अंडर आता है। बहुत सारी नदियां आपको यहां पर देखने को मिलती हैं, जैसे महानदी तो छत्तीसगढ़ की एक मेजर रिवर ही है, लेकिन इसके अलावा तमतम जैसी जो ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी की, वो पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग ब्रांचेस बनाकर फैलती हैं, जिसकी वजह से आपको वहां पर बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि रिवर्स का जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, यानी कि रिवर जो है हार्ड रॉक को इरोड ना करके सॉफ्ट रॉक को इरोड करती है और बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाती है। उन्हीं बहुत सारे वाटरफॉल्स में आपको एक चित्रकूट वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जिसे भारत का नायग्रा फॉल कहा जाता है, एंड इट इज एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो अब हम लोग यहां पर सबसे पहले बस्तर रीजन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कहां पर लोकेशन समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में के मैप में अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें तो ये पर्टिकुलर इस ईस्ट लोकेशन पर आता है, और छत्तीसगढ़ में अगर आप साउथ पोर्शन की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट पोर्शन की तरफ जाते हैं, तो यहां पर आपको जो बस्तर है वो पर्टिकुलरली इस लोकेशन पे देखने को मिलता है। अब ये जो बेसिकली बस्तर है, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा, इन तीनों स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कल्चरल डाइवर्सिटी आपको यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो बहुत सारे कारणों में से एक कारण था ट्राइबल्स का एम्पावरमेंट, और इसी रीजन में, बस्तर के रीजन में, आपको गोंड, मूरिया, हलबा, धुरवा, ये अलग अलग तरीके की जो ट्राइब्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब सीधी सी बात है कि अगर ट्राइब्स है तो ट्राइबल डांस, ट्राइबल सॉन्ग्स या फिर उनकी जो लोकल स्किल्स होती हैं, वो सारी की सारी कल्चरल डाइवर्सिटी में यहां पर कहीं ना कहीं आपको
अट्रैक्ट करती ही हैं। और नायग्रा फॉल्स जो भारत का कहा जाता है चित्रकूट, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर ही चुके हैं। यानी कि टूरिज्म के नाम पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में टूरिज्म के नाम पर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा एक्सप्लोर अभी तक लोग कर नहीं रहे, इसलिए उसे हिडन पैराडाइज कहा जाता है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ को भी सेंट्रल इंडिया का हिडन पैराडाइज कहा जाता है, लेकिन अब तक इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो देश के सामने इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि पिछले 2 से 3 दशकों से ये छत्तीसगढ़ का स्पेशली साउथ रीजन जो है, छत्तीसगढ़ का साउथ रीजन, वो माओइज्म की जो एक्टिविटीज हैं उससे बेसिकली बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहा है। अब हम लोग यहां पर सबसे पहले बस्तर के रीजन में या छत्तीसगढ़ के रीजन में जो नक्सलिज्म शुरू हुआ था उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग यहां पर नक्सलिज्म इंडिया के लेवल पे न लेकर छत्तीसगढ़ के लेवल पे ले रहे हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ और बस्तर के रीजन में नक्सलिज्म 1980s के डेकेड में शुरू हुआ, लेकिन वो पीक पर गया था 90s के डेकेड में। और यहां पर दिक्कत ये थी कि जो ट्राइबल्स के लैंड राइट्स थे, जो उनके फॉरेस्ट राइट्स थे, जिनके रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके ट्राइबल्स अपनी जरूरतें पूरी करते थे, वहां पर हमें बैड गवर्नेंस का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। और इसी वजह से बेसिकली होता यह है कि जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के, लेफ्ट विंग एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, वो भोले भाले ट्राइबल्स को यहां पर ब्रेन वॉश करने लगते हैं कि देखो तुम ट्राइबल हो, तुम्हारी सरकार कभी कोई मदद नहीं करेगी, तुम्हारी जल, तुम्हारे जंगल, तुम्हारी जमीन, इन सब को सरकार के द्वारा छीन लिया जाएगा, सारे रिसोर्सेस तुमसे छीन लिए जाएंगे। जिन जंगल पर तुम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो, यहाँ के पेड़ पौधे, फूल पत्ती, फल, एग्रीकल्चर, ये सब तुमसे छीन लिया जाएगा। तुम सड़क पर आ जाओगे और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जल, जंगल और जमीन तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें भारतीय सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिला पाएंगे, क्योंकि अधिकार मांगा नहीं जाता लेकिन अधिकार छीना जाता है। इस तरीके से बेसिकली उन ट्राइबल्स को यहां पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। एट द एंड ऑफ द डे वो भोले भाले कम पढ़े लिखे ट्राइबल्स उस आइडियोलॉजी की तरफ बेसिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं और नक्सलिज्म में खुद को पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर लेते हैं और पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस और सरकार के खिलाफ लड़ने लगते हैं। और वो ट्राइबल जो नक्सलिज्म के सपोर्ट में नहीं थे, वो आगे आगे चलकर नक्सलिज्म के खुद बड़े शिकार बन जाते हैं। अब यहां पर बेसिकली एक और चीज ये है कि यहां पर नक्सलिज्म बहुत ज्यादा फला फूला 80s और 90s और अर्ली 2000 के डेकेड में, क्योंकि ज्योग्राफिकल एडवांटेज हमें यहां पर नक्सलिज्म के फेवर में देखने को मिलता है। क्योंकि जो बस्तर का रीजन है वो दंडकारण्य के रीजन में आता है, यानी घने जंगल यहां पर बहुत ज्यादा है। तो यहां पर नक्सलाइट ने पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसको यहां पर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं यूज किया। उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र से बेसिकली बॉर्डर भी टच करता है, तो यहां पर आसपास के स्टेट के जो नक्सलाइट ग्रुप हैं अलग अलग, उनसे भी बेसिकली छत्तीसगढ़ के नक्सलिज्म का यहां पर कांटेक्ट होता है और धीरे धीरे वो बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। और पाकिस्तान और चाइना का क्या रोल रहा है इनको आर्म्स, एम्युनिशन, पैसे वगैरह वगैरह पूरी तरीके से सप्लाई करने में, इस बात को हम बहुत भली भांति जानते हैं, किसी भी तरीके की कोई दो राय नहीं है। हम जानते हैं कि इसमें फॉरेन स्टेट्स का भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं योगदान रहा ही है। अब यहां पर ये इंसर्जेंसी इस तरीके से पैदा हुई, ये तो सही बात है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली बढ़ती क्यों गई? क्या इसमें सरकार की गलती थी? जी हाँ, इसमें बिल्कुल सरकार की गलती थी। 2 मिनट के लिए 1960s के डेकेड की तरफ चलते हैं। भारत जब आजाद हुआ था 1951 से लेकर 1956 तक, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। 1956 से 1961 तक हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की और भारतीय सरकार ने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों, कैपिटलिस्ट, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को यह कहा कि आपको जो जमीन चाहिए अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, वो जमीन हम आपको देंगे। और भारत के उस वक्त के हजारों लाखों एकड़ के जो जंगल हैं उन उद्योगपतियों को दे दिए गए। उन कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन लोगों ने जंगलों को काट दिया, जमीनों को साफ कर दिया और जिन जंगलों में ट्राइबल्स रहते थे उन जंगलों को अपने अंडर लेकर वहां कंपनी, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी। उन ट्राइबल्स की आंखों के सामने उनके घरों को तोड़ा और उनसे यह कहा गया कि अगर आपको इस जंगलों में रहना है तो हमारी फैक्ट्री में आपको काम करना पड़ेगा। 18-18 घंटे उनसे काम करवाए गए, बदले में उनको पैसे न देकर सिर्फ बासी रोटी और एक चुटकी नमक दिया गया कि यही तुम्हारी सैलरी है। यहां तक तो चलो फिर भी समझ में आता है, लेकिन इसके अलावा हर तरीके का मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनका किया गया। और जब एक लिमिट हो गई इस पर्टिकुलर एक्सप्लॉयटेशन की, तो उनके अंदर जो गुस्सा भरा था, उन ट्राइबल्स के गुस्से को यहां पर नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी ने चैनलाइज किया, उन्हें ब्रेन वॉश किया गया और इंडिया में इस तरीके से नक्सलिज्म कंटिन्यूसली बढ़ता रहा।
और यही कहानी हमें बस्तर में भी देखने को मिलती है। और वो एग्जैक्टली ये कि यहां पर हमेशा से ही जो छत्तीसगढ़ का राज्य है, छत्तीसगढ़ के पिछड़े जिले हैं, छत्तीसगढ़ की जो ट्राइबल्स हैं, उनको सरकार के द्वारा पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। उनके डेवलपमेंट, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ख्याल नहीं रखा गया। एक तरीके का इग्नोरेंस उन्हें दिया गया। यहां तक कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो छोड़िए, बेसिक सर्विसेज उन्हें नहीं दी गई और उनके जिले और राज्य के जो रिसोर्सेज थे वो छीन लिए गए उद्योगपतियों के द्वारा और फिर वो नक्सलाइट्स के द्वारा ब्रेन वॉश कर दिए जाते हैं वो ट्राइबल। इसके अलावा ट्राइबल्स की जो जमीनें हैं वो पूरी तरीके से छीन ली गई, यानी कि बेसिकली जिन जमीनों पर ट्राइबल्स रहते थे, अपनी थोड़ी बहुत खेती करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से, वो जमीन उद्योगपतियों ने अपने उद्योग के लिए ले ली और बदले में उन ट्राइबल्स को किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन नहीं दिया। हम यहां पर बिल्कुल भी नक्सलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको नक्सलिज्म का बैकग्राउंड समझना है तो ट्राइबल के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है पहले आपको उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि समस्या को अगर हल करना है तो समस्या शुरू कहां से हुई है वो बिंदु बहुत जरूरी है। 2 मिनट सोचने की कोशिश करिए। आप जिस घर में पैदा हुए हैं, आप जिस घर में रहे हैं, आपका परिवार जिस घर में रहता है, अगर आप ही के सामने आपका वो घर तोड़ दिया जाए, आपकी जमीन हड़प ली जाए और सरकार और पुलिस आपकी कोई मदद ना कर रही हो और आपके घर की जमीन पर एक उद्योग बना दिया जाए और आपसे यह कहा जाए कि अगर आपको यहां रहना है तो आपको इस उद्योग में 18 घंटे काम करने पड़ेंगे, बदले में आपके परिवार की महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाए, तो क्या आप उस वक्त पर कोई एक बहुत बड़ा वायलेंट डिसीजन लेंगे? शायद हीट ऑफ द मूवमेंट में ले लेंगे। एग्जैक्टली यही सिचुएशन इन ट्राइबल्स की रही थी और यहीं पर सरकार की गलती थी कि उन्होंने ट्राइबल्स के रिसोर्सेज को छीन लिया, उनके राइट्स को उनको दिया नहीं और पूरी तरीके से इग्नोर किया और इन भोले वाले ट्राइबल्स को बाद में नक्सलाइट्स के द्वारा ब्रेन वॉश किया गया। यानी कि नक्सलाइट्स या फिर जो नक्सलिज्म में लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, उनकी बैड या एक्सट्रीम आइडियोलॉजी और सरकार का इग्नोरेंस, इन दोनों के बीच में एट द एंड ऑफ द डे हमें ट्राइबल जो है वो पिसते हुए और फंसते हुए दिखते हैं। इसी वजह से यहां पर ये नक्सलिज्म कंटिन्यूसली आगे बढ़ता है। यानी सीधी सी बात है कि यहां पर गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस का नहीं लेकिन बैड गवर्नेंस का जो एग्जांपल है वो पूरी तरीके से यहां पर सेट किया है। यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाने थे बस्तर और छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। घटिया तरीके की पॉलिसीज लाई गई और ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से खराब करके जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई वो ट्राइबल्स के यहां पर पूरी तरीके से अगेंस्ट बनाई गई। साथ ही साथ यहां पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हमको देखने को मिलती हैं। भाई अगर उद्योग खुल रहे हैं तो वहां पर फायदा सिर्फ उद्योगपति को क्यों हो रहा है? वहां पर फायदा तो हर एक ट्राइबल को होना चाहिए, लेकिन वो ट्राइबल को फायदा होना नहीं, रिसोर्स आपने ले लिए, कॉम्पनसेशन दिया नहीं, नौकरी दी लेकिन पैसा दिया नहीं, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यानी कि गरीबी जो है वहां की जड़ों में एक तरीके से धंस गई। अब एक और चीज यहां पर देखिए कि पॉलिटिकल वैक्यूम वहां पर क्रिएट हो गया, क्योंकि सरकारों को तो अपने राजधानी में एसी कैबिन में बैठकर डिसीजन लेने की आदत है। ग्रास रूट लेवल पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं। छत्तीसगढ़ के ना एमएलए ना एमपी ग्रास रूट लेवल पर कभी ट्राइबल्स की प्रॉब्लम ना समझ पाए ना जाकर सुने, तो वहां पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। यानी कि लोगों को जो लीडर की तलाश थी वो लीडर उन्होंने उन ट्राइबल लोगों ने गलत चुन लिया और वो बेसिकली लीडर निकल कर आते हैं नक्सलाइट। यहां तक कि इसके अलावा बाहरी लोगों के द्वारा भी, जो बेसिकली मिडिल मैन होते हैं जिसको हम ब्रोकर या दलाल कहते हैं, उनके द्वारा भी इन पर्टिकुलर ट्राइब्स का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, क्योंकि जमीन की खरीद और बिक्री में बीच का कमीशन खाने वाले लोग थोड़ा बहुत जो कॉम्पनसेशन शायद ट्राइबल्स के लिए कभी बचता होगा वो कॉम्पनसेशन भी पूरी तरीके से अपने अंडर ले लेते हैं। लेकिन जब सरकार को यह समझ में आया कि ये गलतियां सरकार से हो चुकी है और नक्सलिज्म रेड कॉरिडोर में कन्वर्ट हो चुका है, तो सरकार ने यह डिसीजन लिया कि अब इस नक्सलिज्म को और ट्राइबल्स जो अपना रास्ता भटक चुके हैं इनको पूरी तरीके से हमें खत्म करना होगा या इन्हें सही रास्ते पर लाना होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 तरीके सबसे ज्यादा सोचे। पहला, सिक्योरिटी का तरीका, यानी कि वो नक्सलाइट जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुके हैं उनको यहां से जान से मारना होगा या तो फिर उनको कहना होगा कि आप सरेंडर कर दीजिए। दूसरा तरीका, ट्राइबल्स को यहां पर भड़काया गया था इस बात के लिए कि आपके यहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो सरकार ने बोला हम डेवलपमेंट करवाएंगे, आपके यहां सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, धर्मशालाएं, रेलवे स्टेशन, बसेस, एयरपोर्ट हम बनवाएंगे और डेवलपमेंट हम आपको करके दिखाएंगे। जिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को आप पिछले दशकों से ढूंढ रहे हैं वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम आपको देंगे। और यहां पर फिर गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के जो इनिशिएटिव है नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए यहां पर शुरू करती है। एग्जांपल के तौर पर ऑपरेशन ग्रीन हंट यहां पर शुरू किया जाता है।
यानी कि जो आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, स्टेट पुलिस, इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है, किस तरीके से यहां पर जो एक्सट्रीम नक्सलाइट है उनको खत्म करना है, इसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट की जाती है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बेहतरीन किस्म का किया जाता है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के पिछले जिलों की कनेक्टिविटी आपको डेवलप्ड शहरों से देखने को मिलती है सड़कों के द्वारा, तो ट्रांसपोर्टेशन वहां पर बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट आएगा, इकोनॉमिक बूम आएगा, गरीबी यहां खत्म होगी। इसके अलावा जो वहां के बेसिकली ट्राइबल यूथ थे वो कम पढ़े लिखे थे, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखा गया, साथ ही साथ उनसे ये कहा गया कि आप स्किल डेवलपमेंट करिए। रोजगार योजना के तहत उनको अलग अलग स्किल सिखाई गई, ताकि स्किल वो तुरंत सीखे, तुरंत कहीं दुकान में लगे अपने छोटा सा स्टोर खोले, गराज खोले और पैसे कमाना शुरू करें। साथ ही साथ अलग अलग स्कूल, हॉस्पिटल्स यहां पर खोले गए और उन नक्सलाइट्स जो बेसिकली गलती से भटक के पहुंच चुके थे गलत आइडियोलॉजी की तरफ, उनको ये कहा गया, सरकार के द्वारा ये ऑफर दिया गया कि अगर आप अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो आज भी आप अपनी गलती सुधारिए, आप सरेंडर कर दीजिए, आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, आपका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा और सरेंडर करने के बाद आपको अपने परिवार के साथ आजादी के साथ रहने को मिलेगा और सरकार जो है आपके सरेंडर नक्सलाइट सर्वाइवल में मदद करेगी। उदाहरण के तौर पर यहां पर उन सरेंडर नक्सलाइट को कहा गया कि हम आपके लिए 15,000 घर बनाएंगे, आपके खुद के घर बनाएंगे, यानी सरेंडर नक्सलाइट की और जिन लोगों को नक्सलिज्म की हिंसा से नुकसान हुआ उनके लिए भी। साथ ही साथ उन लोगों से कहा गया कि अगर आप सरेंडर करते हैं, हथियार छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो 10,000 रुपए पर मंथ सरकार के द्वारा आप लोगों को दिए जाएंगे, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस यहां पर दिया गया। इसके अलावा अलग तरह तरीके के सिक्योरिटी जो ऑपरेशन से किए गए, यानी कि कम से कम 100 से ज्यादा ऑपरेशंस हुए बहुत कम वक्त में, जिनके थ्रू यहां पर नक्सलाइट्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया गया। यानी कि एक ट्विन स्ट्रेटेजी अप्रोच लाई गई, ड्यूअल स्ट्रेटेजी अप्रोच लाई गई कि हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को तो भेजेंगे ही नक्सलाइट्स को खत्म करने के लिए, लेकिन उन पर्टिकुलर रीजन में जो वेलफेयर रीजन है या डेवलपमेंट के काम है वो भी हम लोग साथ साथ करेंगे। लेकिन अगर हम लोग रिसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में आपको एंटी माओस या एंटी नक्सलाइट जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि नक्सलिज्म में आपको कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिल रही है। प्लस इस तरीके से डेवलपमेंट किया गया कि छत्तीसगढ़ के सदर्न रीजन के, जैसे बस्तर की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां की जो लोकल ट्राइब है उनका भरोसा सरकार ने, प्रशासन ने, ऑफिसर्स ने जीता और लोकल ट्राइब्स को अपने प्लान में पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया सरकार ने, उनके साथ मिलकर डेवलपमेंट भी किया, नक्सलिज्म को खत्म भी किया और जो यूथ ब्रेन वॉश हो चुके थे उनको दोबारा से यहां पर सही रास्ते पर लाया गया। और सरकार को यह समझ में आया ये ऑपरेशन करते वक्त कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो जंगल की आड़ में घिरे हुए हैं वो प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा सुंदर है, नेचुरल सीनरी बहुत अच्छी है, तो इसे टूरिज्म के नाम पर डेवलप किया जा सकता है। और यही बेसिकली टूरिज्म के नाम पर डेवलप करने की जो स्ट्रैटेजी है आज हमें छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिल रही है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि बस्तर जैसा रीजन जो नक्सलिज्म का पीक देख चुका है, अब उसे सेंट्रल इंडिया की टूरिस्ट कैपिटल के तहत की तरह यहां पर बनाया जाएगा। अब अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें कि भाई हमें नक्सलिज्म भी खत्म करना है लेकिन हमें यहां पर डेवलपमेंट भी करवाना है, तो सिंपल सी बात यह है कि जो छत्तीसगढ़ की और बस्तर के रीजन की जो लोकल कम्युनिटीज हैं या दूसरे राज्यों की लोकल कम्युनिटीज हैं उनके साथ मिलकर हमें यहां पर काम करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन इनका करना पड़ेगा, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी पड़ेगी, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहां पर जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं कोशिश करनी होगी कि यहां पर जंगलों को और पर्यावरण को नुकसान ना हो, क्योंकि ट्राइबल सबसे ज्यादा अटैच्ड नेचर से ही होते हैं, नेचर को ही वो अपना भगवान मानते हैं। यानी कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA इंप्लीमेंट करना होगा। EIA का क्या मतलब है? मान लीजिए कि अगर आप उस रीजन के लोकल कम्युनिटी के ट्राइब है और मैं सरकार हूं, तो अगर मैं किसी तरीके का बेसिकली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूं, रेलवे, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, तो मैं ये देखूंगा कि इस डेवलपमेंट से कम नुकसान होना चाहिए एनवायरमेंट का, और वो कितना नुकसान होना चाहिए पहले मैं ये कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद डेवलपमेंट का डिसीजन लूंगा। तो किसी भी डेवलपमेंट से कितना नुकसान होगा, यानी कि कम से कम जो नुकसान हम करने की कोशिश करेंगे वही मेरा EIA कहलाएगा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक तरीके से थ्योरी कहलाएगी। कोशिश यहां पर यह करनी होगी कि जो लोकल इकोनॉमिक बेनिफिट्स है उनको हमें इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप कभी छत्तीसगढ़ जाएं तो हाथ से बनी हुई बहुत सारी मूर्तियां, पेंटिंग्स, बर्तन या फिर कोई छत्तीसगढ़ में बहुत बनते हैं। अब अगर आप वहां पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको बेसिकली छत्तीसगढ़ ट्राइबल
गुड्स करके एक अलग स्टोर दिखता है जहां पर छत्तीसगढ़ की सरकार ट्राइबल्स के द्वारा हाथों से बनाए गए उनके जो सामान है वो महंगे दामों में बेचती है और वो पैसे ट्राइबल्स तक पहुंचाए जाते हैं। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं, लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में, एयरपोर्ट्स में, बड़े बड़े मॉल स्टोर में बेचा जाता है। यूरोप अमेरिका जैसे देशों में, कॉन्टिनेंट में हम लोग उसको यहां पर एक्सपोर्ट भी करते हैं। कोशिश ये करनी होगी सरकार को कि डेवलपमेंट तो हम ले आए ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल को मेन स्ट्रीम में भी हम लोग ले आए, लेकिन जो बेसिकली ट्राइबल का कल्चर है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि अगर आप ट्राइबल के कल्चर को प्रोटेक्टेड रखेंगे तो अंत में ये होगा कि ट्राइबल आपके साथ हर तरीके से जुड़ जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये जो बस्तर रीजन को एक टूरिस्ट कैपिटल बनाने का डिसीजन लिया है, जिससे कि ये हिडन पैराडाइज हम सबके सामने आ पाए और इकोनॉमिक बेनिफिट छत्तीसगढ़ को, ट्राइबल लोकल कम्युनिटीज को हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और क्या इस तरीके के और इनिशिएटिव उन राज्यों को जहां पर नक्सलिज्म है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, बंगाल, ओडिशा आते हैं, क्या इस तरीके के इनिशिएटिव और सरकारों को लेने चाहिए? और किस तरीके के और इनिशिएटिव लेने चाहिए? आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं? आपके क्या आइडियाज हैं? क्या इनोवेशन है आपकी इस तरीके की योजनाओं को लेकर? अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताइए। और अगर आप सरकार में होते तो किस तरीके की योजनाएं लेकर आते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके सामने, कोशिश करिएगा इसका जवाब लिखने की। इवैल्यूएट द शिफ्ट इन छत्तीसगढ़ स्ट्रेटेजी फ्रॉम अ सिक्योरिटी फोकस्ड अप्रोच टू प्रमोटिंग टूरिज्म इन द बस्तर रीजन, पर्टिकुलरली थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ चित्रकूट फॉल्स। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो चित्रकूट फॉल बन रहा है, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला है, ये स्टेटमेंट दिया है। हाउ कैन सच इनिशिएटिव्स कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म पीस एंड डेवलपमेंट इन द कंफ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया? यानी कि इस तरीके की डेवलपमेंट किस तरीके से छत्तीसगढ़ जैसे रीजन को, बस्तर जैसे रीजन को यहाँ पे नक्सलिज्म से दूर ले जाके लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकती है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि यहां पर किस तरीके से ट्राइबल्स का इकोनॉमिक बेनिफिट करने का आप सोच रही है सरकार, अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य में भी इस तरीके की अवेयरनेस जागे और सरकार ये कदम उठाए, तो इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और अपने राज्य की सरकार और प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उन्हें यहां पर इस तरीके की जो बेसिकली आइडियाज हैं वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंकरेज हो सके। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।